नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 28 मार्च को जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। दिव्यांगजन पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को देंगे आर्थिक सहायता। डे केयर सेंटर के लिए मिलेगी मदद। यूपी को किसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान। गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक। यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1861 करोड़। 2.87 लाख घरों को मिलेगा शुद्ध पानी। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई। सुल्तानपुर में तैनात खान निरीक्षक सस्पेंड। कोहरे ने थामी लखनऊ आने वाली ट्रेनों और उड़ानों की रफ्तार। नहीं सुधरा गोरखनाथ एक्सप्रेस का संचालन। शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनेगा किड्स जोन। एलडीए 2 एकड़ में किड्स जोन बनाएगा। संचालन समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनेगा किड्स जोन। संचालन समिति की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनेगा किड्स जोन। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनेगा किड्स जोन। गाजियाबाद से खबर, जहां पर लेखपाल पर महिला का दुष्कर्म आरोप। वारसान प्रमाण पत्र के बहाने से 4 बार घटना। महिला ने सीपी मोदीनगर को दी शिकायत। आरोप झूठे, दबाव बनाने की कोशिश। सर, मैंने वारिस प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा था। वो मेरे ये पटवारी जी हैं गौरव मलिक, इन्होंने मुझे बुलाया था। तो आज इन्होंने मेरा काम नहीं करवाया। मुझे 2 महीने से ऐसे ही बुला रहे हैं और मेरे साथ इन्होंने बलात्कार भी किया हुआ है। और ये ऐसी बहकाते बहकाते आज भी इन्होंने मेरा काम नहीं करवाया। कह रहे 1-1.5 महीने बाद ही ये काम होगा। नहीं, ये बिल्कुल उसकी एक निराधार बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस क्या है कि उसके एक संबंधित वारिसान से संबंधित प्रकरण है। मेरे पास वारिसान से संबंधित प्रकरण लगभग 10 से 12 दिन पहले आया था। एप्लीकेशन उसने दी थी, तो मैंने उसकी जांच परसों की, जिसकी रिपोर्ट मैंने कल दी। जांच में मुझे गांव में उस मृतक का चाचा का लड़का रवि और अन्य लोग मिले, जिन्होंने बताया कि उस महिला का पहले से ही 3 शादी हो चुकी है, जिनका ना तलाक है और ना ही वे मृतक है। तो मैंने इसकी रिपोर्ट कल दी थी, जो विवादित के रूप में दी थी, जिससे आक्रोशित होकर इसने एक कदम उठाया है। कौशाम्बी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सिराथू तहसील गेट के सामने कब्रनुमा ढांचा बनने से अफरा तफरी का माहौल। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कब्रनुमा ढांचा बनाने की चर्चा, वीडियो वायरल। लोगों में हड़कंप। ढांचे को कब्र का रूप दिया गया। कफन व फूल मालाएं चढ़ाई गई। कब्रनुमा ढांचे पर एंटी सिराथू कौशाम्बी लिखा बैनर। सिराथू तहसील परिसर गेट नंबर 1 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
वीडियो वायरल, लोगों में मचा हड़कंप। हापुड़ से खबर, जहां पर महिला का खेत में शव मिला, हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हत्या कर शव फेंकने की आशंका। आगरा से खबर, जहां पर विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माणों पर लगातार एक्शन जारी है। आगरा के ताजगंज वार्ड में फिर देखा प्राधिकरण का एक्शन। ताजगंज वार्ड में 2 स्थानों पर हुई ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई। ताजगंज वार्ड में बिना नक्शा पास कराए 7000 वर्ग मीटर में बन रही अवैध कॉलोनी। प्राधिकरण के पीले पंजे ने सड़क, बाउंड्री और अन्य निर्माण को किया ध्वस्त, जबकि ताजगंज के शहीद नगर में बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माण को भी सील किया गया है।
खबर अमरोहा से है, जहां पर सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव देहरा में एक दरिंदे ने महज 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी दरिंदे ने मासूम बच्ची रिया को पहले लाश दिया, फिर उसे नहर के पास ले गया, जहां उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद हैवान बच्ची को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मासूम को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सैद नगली थाना पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची। घटना पर पहुंचे पुलिस एसपी अमित कुमार ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाले ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। यहाँ पे एक 4 साल की बच्ची वो नानी के यहाँ आई हुई थी, तो उसे कोई बेला फसला के ले गया। करीब 6-7 बजे का टाइम पे, लगभग 6 या तो हमें सूचना मिली नहर पर जाके कि बच्ची बुरी हालत में पड़ी थी। किसी ने सूचना दी, जाके देखा तो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई मौके पे। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी मुलजिम है उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून से यही हेल्प चाहते हैं। सैद नगली क्षेत्र अंतर्गत शाम के समय एक नाबालिग 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि शाम के समय ये घर के बाहर खेल रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे बहला फुसला कर ले जाया गया तथा इसके साथ गलत काम किया गया। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। अभियुक्त के पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। इसमें पीड़िता बच्ची का मेडिकल की कार्रवाई की गई है, इसकी स्थिति सामान्य है। परिवारजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली है। कांग्रेस ने सियासत के लिए विकास का विरोध किया है। पहले की सरकार से जनता तरस थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया गया है, जिसे वीबी रामजी एक्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बीबी रामजी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था
क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही है, और इसलिए अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा, ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है। निर्वाचन आयोग ईसीआई विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। ये ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इसे आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है। वहीं 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटाइकरण पूरा कर लिया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को 1 महीने का समय मिलेगा। बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के इकलौते खेल मैदान राइफल क्लब को नीलाम करने के लिए निकाली गई विज्ञप्ति के बाद उमड़े जन आक्रोश के चलते जहां सभी विपक्षी दलों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, वहीं उसी क्रम में बांदा समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व खेल प्रेमियों सहित शहर के खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर तत्काल बांदा के राइफल क्लब खेल मैदान की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।
बांदा शहर का ये खेल मैदान लगभग 140 साल पहले तत्कालीन जमींदार ने खेल मैदान के लिए दिया था। इस खेल मैदान ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। इसी खेल मैदान पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, आरपी सिंह जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं। लेकिन आज उनकी विरासत को कभी इस मैदान पर किराएदार बनकर आया बांदा विकास प्राधिकरण कब्जा कर नीलाम कराने पर उतारू है। हजारों करोड़ रुपए की कीमत का ये खेल मैदान राजनीतिक भूमाफिया व प्रशासन की मिलीभगत से नीलाम करने पर लगा हुआ है। इस मैदान को नीलाम करने के लिए 21 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया है, जिसकी विज्ञप्ति भी प्रकाशित हो चुकी है, जिससे बांदा के खिलाड़ियों व आम जनता में आक्रोश के चलते ऐसी प्रक्रिया आ रही है। इस प्रकरण को बांदा में बबेरू से विधायक संभर यादव ने विधानसभा में भी उठाया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस नीलामी को रोकने की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने से नाराज आम लोगों के साथ पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया। पिछले दिनों कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने नीलामी के दिन आत्मदाह की भी बात कही। देखिए, मैदान जा रहा है तो सारे खिलाड़ी और खेल प्रेमियों की जो दिल की धड़कन है वो धड़कन जा रही है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और आघात हमारे साथ हो रहा है, हुआ है, हम ऐसा आभास कर रहे हैं। और मैं हसनुद्दीन सिद्दीकी वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ। मैं सीनियर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। भारत में स्वर्ण पदक विजेता हूँ सीनियर्स में, और 17 नेशनल्स को रिप्रेजेंट किया है, मैंने प्रतिनिधित्व किया है। और भारतीय विश्वविद्यालय टीम का ओपनर था 1988 में, और 1987 में मैंने सीनियर इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी मैदान से खेलकर पल बढ़ कर के मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। और स्पोर्ट्स कोटे से मैं भारतीय रेल की चेकिंग ब्रांच में मैक्सिमम ग्रेड पर नौकरी पर था। माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद समाज सेवा के उद्देश्य से मैंने नौकरी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम किया, इस उद्देश्य से कि मैं समाज सेवा करूंगा, खिलाड़ियों के हित में करूंगा और हमारे जनपद और प्रदेश और देशवासियों के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उठा नहीं रखेंगे। आज ये जो खेल का मैदान जा रहा है, इस खेल के मैदान में प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी सभी आ चुके। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम इस मैदान को नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम उनकी उन बात को, उस वाणी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ये जो प्राधिकरण झूठ और फरेब करके उस मैदान को हथियाना चाहता है और हथिया रहा है, तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम खड़े हैं इस समय बांदा के कलेक्ट्रेट परिसर पर, और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक और खिलाड़ी भी खड़े हैं। आज ये लोग बांदा के राइफल क्लब मैदान को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सर क्या नाम आपका? डॉक्टर मकसूदन कुशवाहा। कुशवाहा जी, अगर हम बात करें यहाँ इस आंदोलन की, तो आखिर क्या कारण पड़ा कि ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई? बांदा शहर के मध्य में स्थित राइफल क्लब मैदान है, जो खेल का मैदान है। इस बांदा शहर की आत्मा कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस खेल के मैदान में तमाम सारे खिलाड़ी ऐसे खेले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। मेजर ध्यानचंद जी भी उस मैदान पर खेले हैं। ऐसा खिलाड़ियों का मैदान है, और खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि उस मैदान पर बांदा के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अगर ये खेल का मैदान ही नहीं रहेगा तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से बांदा की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी? हमारी महिलाएं भी हैं। क्या नाम है जी आपका? निशा जी, कैसे आप इस आंदोलन को के माध्यम से रोकेंगी खेल मैदान को बिकने से? जैसे अभी कि हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमारे श्रद्धेय नेताजी ने पहले घोषणा कर दी है, उसी आधार पर हम आज जो संकल्प लेके आए हैं, अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। 21 जनवरी इसकी निर्धारित की गई है। क्या देखने वाली बात होगी कि क्या उस तारीख को इसकी नीलामी होगी, और नीलामी होगी तो वहां पर आम आवाम किस तरीके से उस नीलामी को रोकने का काम करेगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बांदा से के न्यूज के लिए भगत सिंह। राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर उठे जनाक्रोश ने बांदा से में खेल संस्कृति और युवाओं के भविष्य की लड़ाई को नई दिशा दे दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस जनभावना का सम्मान करती है या फिर विरोध की आवाज और बुलंद होती है। बांदा से के न्यूज के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।